हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो जो थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स है वो हमें देखने हैं। फॉर एग्जांपल वर्क डन, गिब्स एनर्जी, इक्विलिब्रियम। इसमें से कुछ टर्म हम पहले देख चुके हैं, तो उनको कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहला जो टर्म है थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो वर्क डन बाय सेल। कुछ चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे मेरा मतलब है कि जब मैंने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाई थी इसमें, तो नर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन में मैंने बताया था कि जो वर्क डन बाय सेल होता है वो उसको मैंने इलेक्ट्रिकल वर्क या वर्क इलेक्ट्रिकल बोला था यानी, और वही हमारा यूजफुल वर्क होता है जो सिस्टम में से, मतलब जो हमारा सिस्टम अभी कौन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उस सिस्टम में से जो यूजफुल वर्क जो क्या कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही है। तो ये टर्म हम कुछ पढ़ चुके हैं, बस उसको एक बार वापस मैं ले रहा हूँ ताकि एक साथ कवर हो जाए। तो वर्क डन बाय सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम बात करें तो वापस से मैंने बोला लेट एन एफ, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एफ क्या, चार्ज, फेरेडे। तो एन एफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ई वोल्ट। ठीक है, हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपिटल ई वोल्ट है, और उसमें से चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, एन एफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ये हम चीज ऑलरेडी पढ़ चुके थे, यहाँ मैंने लिखा वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, जिसको मैंने नाम दिया इलेक्ट्रिकल वर्क, और यही हमारा क्या है, यूजफुल वर्क है हमारे सेल के लिए, जो हमारे लिए क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी भी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा सिस्टम क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और उसमें से हमें वर्क क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूजफुल वर्क हो जाएगा। और वो किसके बराबर होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल के। तो इलेक्ट्रिकल वर्क को मैंने लिखा एन इंटू एफ। तो ये तो हुआ चार्ज जो हमने यहाँ पे कंसिडर करा था, और ई सेल जो है वो हमारा क्या, वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ ई लिखा है या मैंने ई सेल लिख दिया नहीं, क्योंकि हम सेल के जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसकी बात करेंगे, सेल की बात करेंगे। अब यहाँ पे मैंने देखो दो टर्म हो गया, इसको अलग अलग इस तरीके से लिख लेना। ये इलेक्ट्रिकल वर्क है किसी भी कंडीशन पे, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे स्पेसिफिक लिखना चाहो तो एट एनी कंडीशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है एट एनी कंडीशन, और ये जो वर्क है एट एसटीपी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, तो ये है दोनों वर्क डन, ये भी इलेक्ट्रिकल वर्क है, ठीक है, एट एनी कंडीशन, और ये भी इलेक्ट्रिकल वर्क है, लेकिन ये एट एसटीपी है। और एसटीपी पे हम क्या मान के चलते हैं, जो वर्क डन होगा उस सेल का वो मैक्सिमम होगा, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, डब्ल्यू मैक्स या मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको कंप्लीट पूरा भी लिख सकते हो, डब्ल्यू मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वर्क जो हमें सेल में से मिलेगा। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। डिफरेंस क्या है, किसी भी कंडीशन में निकालोगे तो ई सेल निकलेगा, और एस टी पे निकालोगे तो क्या निकलेगा, ई नॉट सेल निकलेगा। तो दो वर्क है, दो अलग अलग वर्क है, दो अलग अलग है, सेम फॉर्मूला, लेकिन किसी भी कंडीशन पे नॉर्मल जो भी निकालोगे वर्क वो नॉर्मल वर्क होगा। और मैक्सिमम वर्क अगर पूछ लेता स्पेसिफिक, अगर वो लिखता मैक्सिमम वर्क बताओ, तो तुम्हें ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने पड़ेगी, तभी मैक्सिमम वर्क पता चलेगा। अब मैं बात करता हूँ गिब्स एनर्जी की, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, पीछे कुछ लेक्चर में मैंने बात करा था न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय कि कुछ सेल स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो यहाँ पर उस बात को मैं पूरा, ठीक है, अब डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे पता लगेगा स्पॉन्टेनियस और कैसे पता लगेगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो गिब्स दो टर्म देखने वाले, एक तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और एक स्पॉन्टेनिटी, मतलब स्पॉन्टेनिटी का मतलब सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वही यूजफुल वर्क है, और वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ डेल जी। ये नेगेटिव ऑफ डेल जी के साथ नर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था, क्योंकि जो गिब्स एनर्जी, यूजफुल एनर्जी, वो क्या होती है, टाइम के साथ कम होने लगती है, तो जो डिक्रीज हो रहा है उसकी वजह से ये नेगेटिव सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क किसके इक्वल्स होगी, नेगेटिव ऑफ डेल जी। अब डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, तो वही मैंने बस क्या लिख दिया, एन इंटू एफ इंटू ई सेल लिख दिया, अभी इसकी वैल्यू लिख दी। तो ये वापस से गिब्स एनर्जी, ठीक है, ये वापस से गिब्स एनर्जी एट एनी कंडीशन है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ दोनों, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों तो सेम ही चीज़ है, लेकिन दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं डेल जी की बात कर रहे हैं, तो ये किसी भी कंडीशन पे हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर, किसी भी कंसंट्रेशन पे,
और जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा सेम डेल जी नॉट, ठीक है, नॉट लगाने का मतलब स्टैंडर्ड हो गया, तो ये कहाँ पर हो गया, एट एसटीपी हो गया यानी। तो फॉर्मूले दोनों के फिर से मैं बोल रहा हूँ सेम है, क्योंकि डेल जी बराबर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ डेल जी है, तो कुछ अलग नहीं, वर्क डन पूछे या गिब्स फ्री एनर्जी मिले, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। अब यहाँ से समझना इंपॉर्टेंट, स्पॉन्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मैं बात कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि हमने थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ा है कि कोई भी स्पॉन्टेनिटी क्या बताता है, कोई भी काम होना स्पॉन्टेनियस होना मतलब क्या है कि अपने आप हो जाएगा, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा हमें क्या देना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं देना पड़ेगा। एक मैंने इस तरीके से हमने समझा था, या तो हमें क्या हो अपने आप वो काम हो जाए, या एक इनिशियल स्टार्ट हमें देना पड़े, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। और अगर उसमें कंटिन्यूस हमें एनर्जी देना पड़े तो वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में, और इसको लास्ट में हमने किससे एक्सप्लेन करते थे, गिब्स फ्री एनर्जी से। तो हमने पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी इज लेस देन जीरो, इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो। लेस देन जीरो या डेल जी नेगेटिव हो तो हमेशा वर्क डन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। अगर इक्वल्स टू जीरो तब क्या कंडीशन आ जाती है, इक्विलिब्रियम की, और ग्रेटर देन जीरो हो तब क्या आ जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब बात इतनी सी कि जो डेल जी की वैल्यू है, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूले में देखोगे तो अपने आप नेगेटिव आ रहे हैं। अब अपने आप नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, एन तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा, एफ फेरेडे जिसका वैल्यू क्या होती है 96500, और ई नॉट सेल क्या है, उस सेल का पोटेंशियल। तो एफ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो जीरो होंगे या कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो कुछ होता नहीं है, तो एन कभी नेगेटिव नहीं होगा, एफ कभी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, सेल पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो सारी जो कंडीशन है, सारी जो वैल्यू है डेल जी की, इस पर डिपेंड कर रही है ई नॉट सेल पे। यानी अब ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव हुआ तो डेल जी की जो वैल्यू होगी ओवरऑल क्या मिल जाएगी, नेगेटिव मिल जाएगी। आ रही मेरी बात समझ में। तो अगर ई नॉट या ई सेल कोई सा भी ले लो इक्वेशन, ठीक है, अगर ई सेल या ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुआ तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। मतलब हमारा जो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस। इसका क्या मतलब है, दो कंक्लूजन एक साथ आ गए कि कैसे भी समझ सकते हो, अगर डेल जी नेगेटिव हो, डेल जी नेगेटिव हो तो ई सेल को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा, मैंने बोला था चैप्टर जब स्टार्ट करा था तो मैंने एक एग्जांपल से लिया था कि हमने क्या करा था, एक रॉड डाल दिया था कॉपर की, ठीक है, इस तरह का एक एग्जांपल लिया था। फिर हमने बोला था कि थोड़े देर बाद जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो कलर डिसअपियर होने लगा था, बॉटम में जो हमारा कंटेनर था उसमें प्रिसिपिटेट होने लगा था। तो ये सब चीज़ें क्या मैंने बोला था, स्पॉन्टेनियस, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, हमने सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर एक रॉड डाल दी थी। यानी अब ये काम अपने आप हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। तो स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब डेल जी उसके लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और यहाँ से नस्ट इक्वेशन से हम अगर बात करें, या इधर से गिब्स फ्री एनर्जी से अगर हम बात करें, तो डेल जी नेगेटिव कब होगा, जब ई नॉट सेल खुद क्या होगा, पॉजिटिव। तो कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस होगा इसका मतलब ये कि उसका सेल का पोटेंशियल, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी सेल का जो पोटेंशियल है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए जनरली एक शॉर्ट ट्रिक टाइप हो जाती है कभी भी न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है, सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी ईएमएफ के तुम ये करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो कभी भी इसकी वैल्यू तुम कैसे पता लगा सकते हो, क्रॉस चेक, नेगेटिव नहीं आएगी। हाँ, अगर तुम्हें सेल का रिप्रेजेंटेशन ही दे रखा हो, या अगर तुम्हें क्या कर रखा हो, सेल की रिएक्शन पहले से दे रखी हो, तब वो डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें इससे पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी। अदरवाइज सिर्फ हमें एनोड का पोटेंशियल और कैथोड का कोई सा भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो कभी भी हम उसको क्या करते हैं, नेगेटिव नहीं आएगा सेल पोटेंशियल। जो भी 3 फॉर्मूला हमने डिस्कस करे थे उसके अकॉर्डिंग कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, चेक कर लेना आप हर एक न्यूमेरिकल को। नेगेटिव कब आएगा, अगर वो सेल रिएक्शन ही हमें ऐसे दे रखी है कि उससे नेगेटिव आ रहा हो, या फिर उसका सेल रिप्रेजेंटेशन ही ऐसे दे रखा हो कि फिक्स कर दिया हो कि एनोड इसका बनाना है, कैथोड इसका बनाना है। तो जो अगर सिर्फ हमें एनोड और कैथोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हो, तब हम एनोड और कैथोड कैसे डिसाइड करते हैं कि एनोड उसको मानेंगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो, और कैथोड किसको मानेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो उसके अकॉर्डिंग कभी भी ई सेल या ई नॉट सेल कभी भी नेगेटिव आएगा ही नहीं, नेवर।
ठीक है। तो ये चेक कर लेना पीछे जितने भी न्यूमेरिकल करे, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि ये चीज़ आगे डिस्कस करेंगे, तो वही पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि स्पॉन्टिनिटी ऑफ सेल की अगर मैं बात करूँ तो ई सेल हमेशा ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, एंड जो डेल जी होगा, ठीक है, डेल जी जो होगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो स्पॉन्टिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या ईसीसी की हम बात करें तो उसके लिए फिर से बोल रहा हूँ ई सेल, ठीक है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लेना, ई सेल लिखा है, इसके नीचे चाहो तो ई नॉट सेल भी लिख सकते हो। ई नॉट सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल जी नॉट इज ऑलवेज लेस देन जीरो, ठीक है। जो नॉर्मल कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूला ए की बस कंडीशंस की बात है, यहाँ पे भी ए की फॉर्मूला कंडीशन की बात है, ये सब चीज़ें सेम है, ठीक है। तो आई थिंक सेल की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्पॉन्टिनिटी तुम्हें समझ आई होगी। इसको कॉपी करें फिर हम आगे देखते हैं इसमें। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था वर्क डन बाय सेल, सेकंड पॉइंट हमने देखा था गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टिनिटी, और थर्ड इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इक्विलिब्रियम क्या है, अभी तक हमने बात करा कि सेल कैसे काम करता है, सेल का प्रोसीजर कैसा होता है, एनोड क्या काम करता है, कैथोड क्या काम करता है, कैसे फ्लो करता है, टाइप ऑफ सेल कैसे होते हैं, सारी बातें कर ली। लेकिन जो भी हम सेल हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, वॉच के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, या टॉयज़ के अंदर यूज़ करते हैं, तो एक टाइम बाद वो सेल काम करना बंद कर देता है। नहीं, काम करना बंद कर देता मतलब क्या है कि सेल हम क्या बोल देते हैं, बेकार हो गया, खराब हो गया, डिस्चार्ज हो गया सेल। तो वो जो कंडीशन है डिस्चार्जिंग की, वो कौन एक्सप्लेन करता है, इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है तब हमारा सेल डिस्चार्ज हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। कैसे, बस उसे ही हमें क्या करना है, समझना है। नहीं, अब देखो यहाँ पर मैंने बोला एक एग्जाम्पल के थ्रू ले रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जानी, ठीक है। तो सिंपल सा जो सेल हमने लिया था, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वही लिया, एनोड जिंक का और जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, कैथोड कॉपर और उसी का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब समझा चुका हूँ तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि एनोड पे हमें पता है ये क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड कौन है हमारा, जिंक, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, Zn से Zn+2 एक्वस में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है हर एक एलिमेंट की, भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू जो फिक्स होती है वो 0.76 वोल्ट होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। अगर मैं इस रिएक्शन को क्या कर दूँ, उल्टा लिख दूँ, तो इस तरीके से लिखेंगे, इस रिएक्शन को मैंने लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दिया, तो Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उल्टा मतलब रिडक्शन हो गया, +2 से 0 जा रहा है। तो ये अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल। और एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू न्यूमेरिकली सेम होती है, बस क्या चेंज हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके। अब इस इक्वेशन पे मैं लगा रहा हूँ नस्ट इक्वेशन, ठीक है, अकेली हाफ सेल, ठीक है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन है, इस पर मैं क्या लगा रहा हूँ, नस्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ। तो मैंने लिखा नस्ट इक्वेशन लगाया रिडक्शन पोटेंशियल इस इक्वेशन पे, ठीक है, रिडक्शन वाली पे। इसको रिडक्शन में क्यों कन्वर्ट करा उसका भी रीज़न है, मैं बता दूंगा। अभी मैं रिडक्शन पोटेंशियल लगा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये लिखा मैंने एनोड, ANODE, ठीक है, ये एनोड के लिए। तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो A0R एनोड नेगेटिव ऑफ 0.06 राउंड ऑफ करके लिया है, डिवाइड बाय n लॉग ऑफ 1/Zn+2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, कि मैं सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ। मैंने लिखा, देखो ये जो इक्वेशन है ER ऑफ एनोड, ठीक है, ER ऑफ एनोड है, तो A0R ऑफ एनोड -0.06 डिवाइड बाय क्या, 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इसमें यूज़ हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। फिर लॉग लिखा मैंने। अब देखना 1/Zn+2, लॉग क्या होता है, ये क्यू कैसे लिखते हैं हम, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तो क्या है, जिंक सॉलिड है, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 1, और रिएक्टेंट में Zn+2 है तो सिर्फ उसकी कंसेंट्रेशन लिखेंगे। इस Zn+2 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, अभी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, Zn+2 की कंसेंट्रेशन और पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी,
तो ये ऊपर लिखा मैंने, तो Zn+2 क्या हो गया, -1 हो गया। log m रेज टू द पावर n, तो इस n को क्या ले जा रहा हूँ मैं, सामने ले जा रहा हूँ, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, E0R ऑफ a -0.06 डिवाइड बाई 2, और ये -1 यहाँ पर आएगा, तो ऐसे लिखेंगे log ऑफ Zn+2। सही है, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो फाइनली जो इक्वेशन हो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, E0RA माइनस और माइनस प्लस और 0.032 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको, log ऑफ Zn+2। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया ER एनोड, ER जो एनोड है इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं। अब देखना, हमने ये सेल पढ़ चुका है, तो यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम इधर बना दिया है। लेफ्ट साइड में हमारा एनोड होता है, ठीक है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक की रोड है, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया। यहाँ मैंने क्या करा, वायर से कनेक्ट कर दिया, बीच में वोल्टेज लगा दिया, ये कैथोड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट हो गया। अब हमें पता है कि जब ये सेल वर्क करेगा, तो मैं एनोड हाफ सेल की बात कर रहा हूँ, जब ये सेल वर्क करेगा तो इसमें क्या होता है, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है। प्रोसेस तो ये हो रहा होता है, लेकिन मैंने रिएक्शन रिडक्शन की क्यों लिखी, क्योंकि मैं एनोड और कैथोड दोनों के जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करना चाह रहा हूँ। जब हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करेंगे तो सेम स्केल पे होना जरूरी है। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल लूँगा तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा मुझे, रिडक्शन पोटेंशियल, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहा हूँ, जो मैंने काम ये अभी करा है, तो इसको एज इट इज रहने दो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको भी जो रिडक्शन पोटेंशियल जो हम लिखने वाला उसको भी किसमें कन्वर्ट कर लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आइदर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल लो ताकि कंपेयर करने में आसानी हो, आइदर दोनों क्या लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो। तो मैंने अभी क्या करा, ये तो इसका ऑक्सीडेशन की जगह मैंने क्या इसका क्या ले लिया, रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका भी क्या लूंगा मैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ताकि दोनों को क्या कर सकूं, कंपेयर कर सकूं। तो अब सुनना, जब ऑक्सीडेशन होगा, प्रोसेस तो क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो प्रोसेस में क्या होगा कि रॉड में से जिंक का जो एटम है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। अल्टीमेटली जो रॉड होगी वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डिप्लीट होने लगेगी। ठीक है, इस रॉड की साइज कम होगी और सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 के आयन की कंसेंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। भाई पहले से जिंक Zn+2 सल्फेट के आयन होंगे और इस रॉड में से और कन्वर्ट हो गए, मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, Zn+2 के जो कंसेंट्रेशन है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है। अब देखना इस इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन के अगर Zn+2 की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, ये बढ़ेगी वैल्यू, तो ये ओवरऑल वैल्यू भी बढ़ेगी, ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी तो इसमें कुछ ऐड ही होगा, मतलब ये वैल्यू कितनी है, -0.76। ठीक है, और इसको स्पेसिफिक करना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं -0.76, तो इसमें ये वैल्यू ऐड होगी। तो मुझे बताओ ER एनोड ये बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। तो ठीक है, आराम से सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होगा तो Zn+2 की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, Zn+2 की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो ये लॉग पूरे की वैल्यू बढ़ेगी, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल टोटल वैल्यू बढ़ेगी, इसमें ये ऐड होगा। तो ER एनोड की वैल्यू, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो ER एनोड की जो वैल्यू है वो ER एनोड की वैल्यू जब Zn+2 बढ़ेगा तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी आ रही है मेरी बात समझ में, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, डिक्रीज नहीं होगी ये, सॉरी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कैसे बढ़ेगी, अब इसको समझना थोड़ा सा, बस मैं वैल्यू लिख दूंगा तो अपना समझ जाएगा। ये लिखा मैंने E0RA की वैल्यू क्या लिखी है मैंने, -0.76 प्लस 0.03 और लॉग ऑफ Zn+2 की जो भी वैल्यू होगी वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब ये वैल्यू है -0.76, ये पॉजिटिव वैल्यू है, धीरे धीरे ये वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। इस तरीके से ग्राफ समझ सकते हैं, ये ग्राफ होगा तो अगर मैंने मान लिया 0 है, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पर कुछ होगा, मैंने मान लिया ये वैल्यू जब कुछ नहीं है तो क्या होगा, मान लिया मैंने यहाँ पे पॉइंट, इसको मैंने मान लिया 0.76। अब इसमें कुछ पॉजिटिव ऐड होगा तो नेगेटिव वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कुछ ना कुछ बढ़ती जाएगी इस तरीके से। तो नेगेटिव वैल्यू तो छोटी होगी लेकिन ओवरऑल ये वैल्यू तो क्या होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकली है, तो आई थिंक कई लोगों को तो मतलब कई के ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो Zn+2 की जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लिया तो ये नेगेटिव है,
तो ये जब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या करा, वही चीज़ मैंने लिखी है। कैथोड की जब मैं बात करूँगा, ठीक है, कैथोड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन की मैंने रिएक्शन लिख दी, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर सॉलिड बना लेगा और इसका ई नॉट आर क्या होगा, 0.34 वोल्ट होगा। यानी अब इसके देखो, ये तो हम एनोड की हमेशा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखते हैं, कैथोड की हमेशा रिडक्शन की लिखते हैं, लेकिन मुझे कंपेयर करना था इसलिए इसकी तो रिडक्शन लिखी है और इसको भी मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया था, रिडक्शन में। अब इस रिडक्शन वाली रिएक्शन पे मैंने क्या लगा, नस्ट इक्वेशन लिख दिया। नहीं तो जब नस्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा मैं, नस्ट इक्वेशन जब अप्लाई करूंगा तो ई आर कैथोड क्या हो जाएगा, ई नॉट आर कैथोड नेगेटिव ऑफ 0.06 एन लॉग 1 कॉपर प्लस 2। वापस इधर क्यू की जगह क्या आएगा, न्यूमरेटर में तो आएगा 1, डिनोमीटर में क्या आएगा, कॉपर प्लस 2, मतलब यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। सेम उसी तरीके से इसको जब मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँगा, ठीक है, इसको वापस मैं लिखूँ, ये इसके लिए लिखा है ना मैंने, एनोड के लिए लिखा है, अगर कैथोड के लिए लिखेंगे, ठीक है, तो कैथोड के लिए लिखने पर, ठीक है, जब मैं कैथोड लिखूंगा तो ई आर कैथोड लिख दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा, ई नॉट आर कैथोड माइनस 0.06, इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2 होंगे, लॉग ऑफ 1 कॉपर प्लस 2। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट नहीं इसमें। अब सेम इसमें क्या करा, अब इसकी जो वैल्यू, ठीक है, देखो जिस तरीके से इसकी वैल्यू फिक्स होती है ई नॉट आर की, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका पॉजिटिव 0.76 होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसी तरीके से इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की 0.34 होती है। तो यही मैं लिख रहा हूँ 0.34 इधर, यहाँ पर जब मैं 0.34 लिखूंगा तो ये मैंने लिखा 0.34 नेगेटिव 0.03, 2 से डिवाइड कर देंगे तो लॉग ऑफ कॉपर प्लस 2 की पावर वापस से -1, ठीक है, डिनोमिनेटर था तो न्यूमरेटर ले गया तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये माइनस लॉग m रेस टू दी पावर n, तो -1 को सामने मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.34 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डायरेक्ट लिख दूँ 0.03 लॉग ऑफ कॉपर प्लस 2। आ रही बात समझ में, अब समझना है नहीं। अब आ जाओ यहाँ पर वापस से, जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके डायग्राम से। जब रिडक्शन होता है तो हमें पता है कि इस सेल के अंदर ऑक्सीडेशन से तो इस सॉल्यूशन में Zn+2 सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट होता है, तो Zn+2 की कंसंट्रेशन इसमें बढ़ती है। लेकिन कैथोड हाफ सेल में क्या होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्लस 2 सल्फेट -2 होता है, तो उस कॉपर प्लस 2 में से कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, वही लिखी थी हमने अभी रिडक्शन की रिएक्शन, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करता है, इस रॉड के ऊपर धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो डिपॉजिट होने लगता है। नहीं तो कॉपर प्लस 2 क्या होगा, इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि कॉपर प्लस 2 की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर प्लस 2 की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होती जा रही है, टाइम के साथ जैसे सेल यूज कर रहे हैं वो कम होती जा रही है। नहीं यहाँ पे Zn+2 की कंसंट्रेशन तो बढ़ रही थी और कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही थी, कम हो रही है, दोनों में फर्क है। अब किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और सॉलिड की कंसंट्रेशन तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो अब सेम यही मैं लिख रहा हूँ कि जब सेल यूज होता है तो कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, जबकि Zn+2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है। तो अगर देखना इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, लॉग के आगे जो वैल्यू लिखी उसकी वैल्यू कम होगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, तो इसमें कम वैल्यू ऐड होगी। पहले अगर ज़्यादा थी इनिशियली, अब धीरे धीरे ये वैल्यू छोटी हो रही तो कम वैल्यू ऐड होगी। इसका मतलब जो ई आर कैथोड है, ठीक है, ई आर जो कैथोड है ये भी क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। भाई 0.34 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा था, अब वो वैल्यू यहाँ पर क्या होती जा रही, छोटी होती जा रही, तो 0.34 में से वो वैल्यू जो ऐड हो रही है वो छोटी हो रही है, मतलब ई आर कैथोड जो मिल रहा है हमें फाइनल, वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे Zn+2 बढ़ने से ई आर एनोड बढ़ रहा था, या कॉपर प्लस 2 कम होने से ई आर कैथोड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये दो चीज़ क्या होगी, क्लियर होगी। अब इन दोनों चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ ग्राफ के फॉर्म में, क्योंकि मैंने जो बोला था कि इसको मैंने रिडक्शन क्यों लिखा, इसको रिडक्शन इसलिए लिखा क्योंकि मुझे अगर नंबर लाइन में कोई चीज़ रिप्रेजेंट करनी है
तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर सेंटीमीटर में है तो इधर भी तो सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में एक लाइन में थोड़ी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर करना चाहता हूँ तो दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लेता, और अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करना है तो दोनों की क्या लेता, मैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेता। तो कैसे भी कर लो, सेम जैसे मैंने इस केस में रिडक्शन लिया तो तुम चाहो दोनों को ऑक्सीडेशन में भी कंसिडर करके देख लेना, रिजल्ट तुम्हें क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। अब इसकी ए आर और इसकी ए आर, एनोड और कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को मैं कंपेयर कर रहा हूँ ग्राफ से। अब देखना कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताई दी है कि कॉपर +2 डिक्रीज होगा तो इसका ए आर कैथोड भी डिक्रीज होगा, और Zn+2 कंक्लूजन ये है, Zn+2 इंक्रीज होगा तो ए आर एनोड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इस चीज़ को मैंने किससे, ग्राफ से रिप्रेजेंट करिए। तो ग्राफ में क्या करा मैंने, देखो ये ग्राफ मैंने बनाया, इस ग्राफ में ये ज़ीरो ये मान लो, ठीक है। इस पे तो क्या है, हमारा पोटेंशियल है, और इधर क्या हो रहा है, ये सेल हमारा वर्क कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। अब ये जो है पॉइंट, क्योंकि ये अब देखना ये ज़ीरो है तो इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू लिखूंगा और इसके नीचे क्या लिखूंगा, नेगेटिव वैल्यू को, क्योंकि हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का जो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है हमारा, उसकी वैल्यू हमारी क्या नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ लिखा -0.76, क्योंकि हमारा कॉपर ये सब ये कैसे फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है, ये मैंने अपने मन से नहीं ली, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम देखेंगे, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में, तो उसमें ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। तो E0R जो है, ठीक है, वो कैथोड के लिए कितना 0.34 होता है, तो पॉजिटिव तो यह लिख दिया, इसका नेगेटिव होता है यहाँ लिख दिया। अब हमने बोला जैसे जैसे सेल यूज होगा टाइम के साथ Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ई आर ऑफ एनोड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा तो देखो यहाँ से वैल्यू कुछ ना कुछ इस तरीके से बढ़ती जा रही है। जब हम बात कर रहे हैं कैथोड की, तो कैथोड में कॉपर+2 जो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर कॉपर+2 डिक्रीज होगा तो ई आर कैथोड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। एक्चुअली क्या डिक्रीज हो रहा है, ये एनोड, ये क्या है, एनोड हाफ सेल का पोटेंशियल है ये, और ये कैथोड हाफ सेल का पोटेंशियल है जो टाइम के साथ, ठीक है, ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एनोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है। अब ये दिख रहा हो 0.34 और 0.76, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड और एनोड का। इस पोटेंशियल डिफरेंस में, ये डिफरेंस होने की वजह से ही सेल काम करता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा से क्या कर रहा है, कम की तरफ जा रहा है, ऐसे मान लो ये कम की तरफ क्या कर रहा है, ज़्यादा की तरफ जा रहा है, मतलब ये तो बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी तो यहाँ पर मैंने मान लिया सेम हो गया, और इसी को मैंने बोल दिया क्या आ गया, ये इक्विलिब्रियम आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, कि इसका कम होता गया और इसका बढ़ता गया, और जिस पोजीशन पे दोनों का पोटेंशियल सेम होगा उसी को हमने क्या बोल दिया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हम अब इक्विलिब्रियम बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या बोला था, रेट के फॉर्म में बोला था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट क्या हो जाए, रिएक्शन की रेट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। या रेट तो सेम नहीं हो लेकिन पोटेंशियल सेम हो गया, यानी एनोड और कैथोड का पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इक्विलिब्रियम है। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फिर कंडीशन क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की आ जाएगी। अब पहला कंफ्यूजन, ये जो ग्राफ बनाया मैंने रैंडम बनाया सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। ये कोई मैंने बुक्स में से नहीं देखा है या कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि कई बच्चों पॉइंट आता है कि सर ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आई है क्या ये इस लाइन के ऊपर ही मिलेगी, ठीक है। तीन कंडीशन हो सकती है ना, या तो क्या मिले इस वाले पॉजिटिव ऊपर वाले क्वाड्रेंट में मिले, या एग्जैक्ट इस लाइन पे मिल जाए, या इधर नीचे मिल जाए। तो मतलब मैं उसका जवाब यही दे रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा। यानी हाँ मुझे ये पता है कि कभी ना कभी तो दोनों सेल पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। यानी आ रही मेरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि पोजीशन हमेशा यही मिलेगी या इस लाइन पे मिल जाएगी या इधर मिल जाएगी, ठीक है, कि इसका सेल पोटेंशियल बहुत धीरे धीरे जल्दी होगा या इसका बहुत जल्दी से गिरेगा या जल्दी से बढ़ेगा। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन में वेरिएशन कितना आ रहा है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम जो सेल के अंदर है, डिस्चार्जिंग जो सेल में होती है, सेल काम करना जो बंद कर देता है, उसका मीनिंग क्या वो बच्चे समझ नहीं पाते।
तो उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके, इक्विलिब्रियम पढ़ चुके, तो दोनों को मैं रिलेट करके और सेल की जो वर्किंग है और सेल की वर्किंग के साथ सेल काम करना बंद क्यों करता है, क्योंकि एनोड और कैथोड का दोनों का जो सेल का पोटेंशियल हो जाता है, जो हम बोलते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, वो डिफरेंस ही यहाँ पर आगे अब क्या हो गया, खत्म हो गया। तो डिफरेंस खत्म हो गया तो कोई भी चीज़ क्यों फ्लो करेगी, ठीक है। अगर हम हीट की बात करें, ठीक है, प्रेशर की बात करें, कोई भी चीज़ क्यों हाई टू लो मूव करता है, तो वो फ्लो ही बंद हो जाएगा क्योंकि उसमें डिफरेंस बंद हो गया। तो मेरा जो बच्चों को, ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा ये कन्फ्यूजन, ठीक है, क्योंकि हमेशा आता है, तो मैंने बता दिया कि एग्जैक्ट इस पोजीशन पे होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया। हाँ, एक्सपेरिमेंटल हम इनकी वैल्यूज़ अगर मार्क करते चलेंगे, ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट पता लग जाएगा ये कितना हाइट पर मिलेगा, ये इस लाइन पर मिलेगा, लाइन के बिलो मिलेगा। अब दोनों का जब वैल्यू सेम हो जाएगी तो ई सेल, जो सेल का पोटेंशियल है ईएमएफ, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, ठीक है, वही मैंने समझा यहाँ पर कि एट इक्विलिब्रियम हो क्या रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो दोनों की वैल्यू क्या हुई, सेम हुई। दोनों की वैल्यू सेम हुई तो हमें पता है कि सेल का पोटेंशियल निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि अगर दोनों के एनोड और कैथोड के दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है तो हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ई आर का मतलब तो रिडक्शन पोटेंशियल और सी का मतलब कैथोड का और ए का मतलब एनोड का। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा ई सेल। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। तो दोनों वैल्यू सेम हो गई तो ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब ई सेल जीरो हो गया, सेल पोटेंशियल जीरो हो गया, तो सेल काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने कोशिश करी बिल्कुल जीरो से समझाने के लिए, ठीक है, कि किस तरीके से सेल काम करना बंद करता है। क्यों, क्योंकि दोनों का सेल जो एनोड और कैथोड का, ठीक है, आइदर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो या दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दो, एक टाइम के बाद दोनों सेम हो जाते हैं। दोनों सेम होने की वजह से उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता पोटेंशियल में, तो वहाँ पर, ठीक है, और फॉर्मूले से भी हमें समझ में आ गया, ठीक है, सब चीज़ें हर तरीके से, ग्राफिकल तरीके से, सेल को काम करने के तरीके से, नर्स्ट इक्वेशन से कैसे रिलेट करा, सब तरीके से मैंने इसको समझाने की तुम्हें कोशिश करी। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब सेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब इक्विलिब्रियम में आता है तो वही पोजीशन क्या होती है, डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो इसको चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में और करके लिख सकते हो, डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, कुछ पॉइंट और इसमें। ठीक है, अब यहाँ लिखा मैंने, एट इक्विलिब्रियम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड बिकम इक्वल विच रिजल्ट्स सेल स्टॉप वर्किंग। एट दिस टाइम सेल इज कंप्लीटली डिस्चार्ज, ठीक है। तो हम जो सेल को यूज़ करना बंद कर देते हैं, ठीक है, सेल को जो हम फेंक देते हैं कि बोला अब डिस्चार्ज हो गया, अब काम नहीं कर रहा है, तो वो तब होता है जब सेल के अंदर क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। अब ये हम बात कर ही चुके हैं कि इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल जो इस पे बनते हैं वो हमें ध्यान रखें किस तरीके से। पहला तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि हम कैसे भी बोल सकते हैं कि एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल सेम हो जाता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होगा, बस साइन चेंज होएगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो नेगेटिव से नेगेटिव फिर भी कैंसिल हो जाएगा, तो कैसे भी बोल लो। तो एक तो हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम, दोनों हाफ सेल का पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। और हमें पता है इक्विलिब्रियम पे क्यू को हम क्या लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये रिएक्शन कोशेंट है, ये इक्विलिब्रियम आने से पहले यूज किया जाता है, और जैसे इक्विलिब्रियम आया तो क्यू की जगह हम क्या लिखते हैं, ये रिएक्शन कोशेंट की जगह हम क्या लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि ई सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे, तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ई सेल एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। अब नर्स्ट इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करूँ, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूँगा तो ई सेल, ये तो मैंने लिखी नर्स्ट इक्वेशन, और ई सेल एट इक्विलिब्रियम मुझे पता है कि ई सेल तो क्या होगा, जीरो होगा, तो उसकी जगह मैंने लिखा जीरो। ई नॉट सेल एज इट इज लिखा,
-0.06 है। क्या मैंने बोला ई सेल जीरो होगा तो ई नॉट सेल भी जीरो होगा क्या? ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ सर ई सेल जीरो होगा तो ई नॉट सेल भी जीरो होगा, क्योंकि आपने तो बोला था कि डेल जी लिखो, डेल जी नॉट लिखो, ई सेल लिखो, ई नॉट सेल लिखो। ठीक है, तो समझ लेना ध्यान से, ई सेल तो है नॉर्मल किसी भी कंडीशन पे और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? अगर मेरे को यही ई नॉट लिख देता तो ई नॉट ऑफ आर कैथोड, ई नॉट ऑफ आर ऑफ एनोड, और ये दोनों वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये भी कभी भी क्या होगी? टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, अगर बात कर रहा हूँ किसकी, कैथोड हमारा क्या है यहाँ पर कॉपर का है, तो उसकी वैल्यू अभी मैंने क्या बताई थी 0.34। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड हमारा क्या है जिंक, उसकी वैल्यू कितनी है -0.76, तो 0.34 माइनस -0.76, तो ऑलमोस्ट अप्रोक्स कितना 1.1 वोल्ट आएगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी किसके लिए? ई नॉट सेल के लिए। तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक फिक्स वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोनों कंपेयर करते हुए बताते चल रहा हूँ। तो ई सेल तो जीरो होगा, लेकिन ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये किससे कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है। अब यहाँ से निकाला ए नॉट सेल -0.06 एंड लॉग ऑफ क्यू की जगह क्या आ जाएगा? के इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि कौन सी कंडीशन आ गई? इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। इस क्या करा, बस सिंपल सा इक्वेशन मैंने क्या करा, ई नॉट सेल को इधर ले जाओ, या कैसे बोलो इस टर्म को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसमें पूछता है क्या? वो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछता है। अगर के इक्विलिब्रियम अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, एन को इधर ले जाऊँ, 0.06 को इसके नीचे ले जाऊँ। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक स्टेप यही लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करूँ मैं, ई नॉट सेल तो पहले से लिखा ही था, मल्टीप्लाई बाय एन कर दूँ, डिवाइड बाय क्या कर दें हम 0.06 कर दें, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, ऐसे लिख सकते हैं। अब लॉग का बेस हमेशा क्या होता है? 10 होता है। तो अगर मुझे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, एंटी लॉग ले लो। और एंटी लॉग लेने का मतलब क्या है कि लॉग का जो भी बेस है, जो बेस क्या है 10 है, तो सामने इक्वल्स टू के सामने जो भी टर्म लिखा हुआ है वो सारा क्या बन जाएगा? बेस की पावर बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 10 की ये पावर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ मैंने लिखा है के इक्विलिब्रियम क्या हो गया एज इट इज, और इसका बेस क्या है 10, तो 10 की पावर में कौन आ गया? सारा जो कुछ लिखा हुआ है। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जब भी निकालना होगा, ठीक है, तो डायरेक्ट चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, नहीं भी याद रखो तो देखो 2-3 स्टेप है, तुम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो इसको, ठीक है, निकाल भी सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो तो और भी बढ़िया। तो अगर के इक्विलिब्रियम निकालना हो तो हमें दो चीज़ चाहिए होगा, एक तो ई नॉट सेल या तो डायरेक्ट दे रखा हो, नहीं दे रखा हो तो एनोड कैथोड का दे रखा होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस सेल के लिए, तो यहाँ से हमें के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ई सेल जीरो होगा, ठीक है, लेकिन ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा, यानी के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें और है, मैं बता उसको मैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, जिसको एक बार जल्दी से कॉपी कर ले पहले। ठीक है, अब देखें हमें इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारी कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम ई सेल तो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा, किसके लिए? स्पॉन्टेनियस सेल के लिए। ई नॉट सेल नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होगा। तो हम नॉन स्पॉन्टेनियस की तो बात ही नहीं करते कि ऐसा सेल ना हो कि जिसको खुद को हमें एनर्जी देना पड़े। हम तो सेल इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले, एनर्जी मिले, लेकिन सेल को ही हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगी तो सेल किस काम का, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली बोलते हैं कि ई नॉट सेल जो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ई सेल भी जनरली क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है स्पॉन्टेनियस के लिए। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन ई सेल जो है वो क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। अगर ई सेल जीरो होगा तो मुझे बताना है डेल जी सेल क्या होगा? जीरो ही होगा, क्योंकि डेल जी सेल अभी हमें फॉर्मूला पढ़ा ही है, क्या होता है? -NF ई सेल। तो ई सेल जीरो हो गया तो डेल जी सेल अपना आप जीरो हो जाएगा। और अगर ए नॉट सेल अगर पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू होती, तो डेल जी सेल अपना आप क्या हो जाएगा? डेल जी नॉट सेल हमेशा क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा वो, एट इक्विलिब्रियम ई सेल दे दिया, कौन सी वैल्यू, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट या विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। नेक्स्ट, Q इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है, K के। और ठीक है, ये तो समझ में आ गया इक्विलिब्रियम पे Q K के बराबर होता है। जो K होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कैसे, अभी देखो इस स्लाइड में हमने देखा था K का फॉर्मूला क्या देखा था, K का फॉर्मूला हमने देखा है, K का फॉर्मूला देखा 10⁻n E0 सेल अपॉन 0.06। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कभी भी जीरो तो नहीं होगा, नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा उस रिएक्शन में। E0 सेल अभी मैं बात कर चुका हूँ, ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव, और 10 की पावर अगर कुछ ना कुछ पॉजिटिव है तो ये जो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 1 ही मिलेगी, ना तो जीरो होगी ना लेस देन जीरो होगी। आ रही मेरी बात समझ में। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है, फॉर्मूले से भी मैंने बता दिया और डायरेक्ट, ठीक है, कोशिश करो कि डायरेक्ट याद रख सको। अगर नहीं याद रहे तो एटलीस्ट फॉर्मूला याद होगे तो ये चीज़ गलती नहीं करोगे। तो पूछ लेगा कि इक्विलिब्रियम पे बताए कौन सी कंडीशन, ठीक है, 6 जैसे मैंने कंडीशन बता दी, कोई से भी 4 दे देगा, कौन सी इनकरेक्ट है या कौन सी करेक्ट है। तो E0 सेल पॉजिटिव होगा, डेल G0 सेल हमेशा नेगेटिव होगा, और K इज ग्रेटर देन 1 होगा या पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। इसको कॉपी कर लें और एक न्यूमेरिकल लास्ट इस पर हम देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, एक सेल दे रखा है, सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, और एक साथ मैंने, ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ ले ली इस न्यूमेरिकल में जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है। आयरन का हमें क्या दे रखा है, एनोड दे रखा है, उसके इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, सिल्वर का क्या दे रखा है, कैथोड, उसके इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, +2 से 0 मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, सिल्वर का भी क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, मतलब एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और कैलकुलेट W मैक्स, W, डेल जी नॉट एंड K इक्विलिब्रियम ऑफ गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और जल्दी से कैलकुलेट कर लो, सब चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं आज ही के लेक्चर मैंने बताया, ठीक है। तो उसको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और जल्दी से कैलकुलेशन भी हो जाएगा और तुम्हें आइडिया भी लग जाएगा कैसे इसको करना है, ठीक। तो आई होप कई बच्चे कैलकुलेट कर चुके होंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें पता लग गया कि ये सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में लिखा होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है। तो एनोड पे हमेशा क्या होगा, ठीक है, बार बार मैं ये लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो आयरन जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होगा, आयरन +2 में, यहाँ से दिख ही रहा है, फेरस +2 और सल्फेट -2 में, ठीक है। एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके लिए हमें इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ये क्या हमें दे रखा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका उल्टा करोगे तो 0.4 वोल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। कैथोड हमें पता ही है सिल्वर का है, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो Ag+, ठीक है, एक्वस है, प्लस क्या लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड में। और इसका क्योंकि यहाँ पे क्या रिडक्शन हुआ तो मैंने क्या लिख दिया, रिडक्शन पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू कितने दे रखी है, 0.8 वोल्ट, ठीक है। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चाहो तो लिख सकते हो सेल रिएक्शन, ठीक है। सेल रिएक्शन लिखोगे तो ध्यान रखना, मैंने बोला था कि अभी भी कंप्लीट सेल रिएक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। जब इसको ऐड करोगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है। तो क्या करो, इस वाली पूरी रिएक्शन को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आ रही बात समझ में, और फिर इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, ऐड करके लिख दो। तो सेल रिएक्शन जब इसके लिए लिखोगे, सेल रिएक्शन जब लिखोगे तो इसको तो कुछ नहीं करना है, तो ये तो हो जाएगा एज इट इज़ आयरन सॉलिड प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2Ag प्लस एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा Fe+2 एक्वस, और यहाँ पर क्या होगा 2Ag सॉलिड। और इसके लिए जो E0 सेल की जो वैल्यू होगी, दोनों क्या हो जाएगी, ऐड करके लिख देंगे।
तो वो कितने हो जाएगी 0.4 और 0.8, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन में काफ़ी करवा चुका हूँ, तो ये हो जाएगा 1.2, ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था कि इस मल्टीप्लिकेशन का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, ध्यान रखना, इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर ई नॉट सेल कितना हो गया 1.2 वोल्ट हो गया यानी। अब ये तो मैंने क्या कैलकुलेट करा, ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिया। तो ई नॉट सेल अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया तो क्या यहाँ से मैं डब्ल्यू मैक्स, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, डब्ल्यू मैक्स क्या होता है, एन एफ ई नॉट सेल, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है, आज के लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ से एन कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन से पता लग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, एफ की वैल्यू 96500 और ई नॉट सेल की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली 1.2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा 193,000 और किस में, जूल के अंदर आएगा ये वर्क, ठीक है। अब यहाँ से ये तो मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, डब्ल्यू मैक्स कैलकुलेट कर लिया, और डब्ल्यू मैक्स अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ से एक टर्म, ठीक है, एक वैल्यू अपना आप आ जाएगी डेल जी नॉट, जो कि क्या होता है नेगेटिव ऑफ एन एफ ई नॉट सेल। दोनों सेम ही तो, न्यूमेरिकली वैल्यू तो क्या होती है, सेम ही होती है, बस वर्क डन और डेल जी नॉट में क्या आता है, नेगेटिव का फर्क आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा वापस नेगेटिव ऑफ 193,000 जूल, ठीक है। तो दो वैल्यू मिल गई मुझे, डब्ल्यू मैक्स पता लग गया और डेल जी नॉट पता लग गया। अब मुझे डब्ल्यू और डेल जी निकालना है, तो डब्ल्यू निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा, एन एफ ई नॉट नहीं, सिंपल ई सेल, और ई सेल कैलकुलेट अगर मुझे करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, नर्स्ट इक्वेशन लगानी होगी, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर ले, ठीक है। तो सेल रिएक्शन हमने लिखी दी थी, और अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल। तो ई सेल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, ई नॉट सेल, ठीक है, मैंने बताया था ई सेल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा नर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो 0.06 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ क्या, क्यू आ जाएगा। फिर ई सेल मुझे कैलकुलेट करना है, तो ई नॉट सेल, इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी कितनी 1.2 नेगेटिव 0.06 एन कितने हैं 2 लॉग ऑफ, ठीक है। प्रोडक्ट में चेक करोगे, ठीक है, तो कंसंट्रेशन किसकी आएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन से, ठीक है। जो सेल रिएक्शन लिखी मैंने Fe+2 लिखा, ठीक है, और रिएक्टेंट में किसकी आ जाएगी Ag+2। बस एक गलती जो है वो तुम कर दोगे काफ़ी बच्चे, कि इसकी पावर 2 नहीं लगाओगे, ठीक है। इसलिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जो उसका कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, वही उसका क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, ठीक है। और सॉलिड वाले के लिए तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसको बस कैलकुलेट कर ले, 1.2 नेगेटिव ऑफ 0.03 और लॉग ऑफ Fe+2 की कंसनट्रेशन हमें दे रखी है, ठीक है। Fe+2 की कंसनट्रेशन हमें, यानी फेरस सल्फेट की कंसनट्रेशन कितने दे रखी है 0.01, मतलब 10⁻⁻²। तो ये हो गया 10⁻²। और Ag+2 की कंसनट्रेशन हमें कितने दे रखी है 10⁻³ ऑलरेडी दे रखी है, तो 10⁻³ और उसकी पावर कितनी, ये 2। आ रही बात समझ में। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो +6, मतलब 10⁻+4, 4 सामने चला जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आई थिंक इतनी तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.08 वोल्ट, ठीक है। ये ई सेल की वैल्यू आ गई है। जब अगर मुझे ई सेल पता लग गया है तो यहाँ से नॉर्मल वर्क में कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो कि क्या होता है एन एफ ई सेल, एन की वैल्यू 2, एफ क्या होता है 96500 इंटू ई सेल की वैल्यू 1.08, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 208,440 जूल, ठीक है। तो एक बार आंसर चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, कहीं पे कुछ गलती हो गई तो, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना, और यहीं पे W अगर मुझे पता लग गया तो डेल जी भी पता लग जाएगा, जो कि क्या होता है नेगेटिव ऑफ एन एफ ई सेल। तो डायरेक्ट लिख दूँ -208,440 जूल, ठीक है।
तो डब्ल्यू मैक्स निकाल लिया, डेल जी नॉट निकाल लिया, डब्ल्यू निकाल लिया, डेल जी निकाल लिया, ठीक है। और एक लास्ट वैल्यू क्या, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी। और के इक्विलिब्रियम के लिए हमने फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, जो अभी हमने देखा था। के इक्विलिब्रियम क्या होता है, 10⁻⁴ n ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.06, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो 10 n की वैल्यू कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई बाय ई नॉट सेल अभी हमने कैलकुलेट कर ही लिया कितना 1.2 डिवाइडेड बाय 0.06, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर ले, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10⁻40, ठीक है। ये क्या आ जाएगा के इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में मैंने सारी चीज़ें ले ली, ठीक है। तो जनरली कंपटीशन एग्जाम में तुम्हें एक ही चीज़ पूछेगा, या तो डेल जी पूछ लेगा, डेल जी नॉट पूछ लेगा, ठीक है, डब्ल्यू मैक्स, ठीक है। ई नॉट हमने कैलकुलेट इसमें वैसे भी हो गया, ई सेल भी कैलकुलेट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली है। बस ध्यान ये रखना है कि डेल जी और डेल जी नॉट कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए ई सेल और ई नॉट सेल कैलकुलेट करना होगा। और ई नॉट सेल तो हमें कांस्टेंट वैल्यू है, जो हम डायरेक्ट हमें दे रखी थी वैल्यू से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ई सेल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी होगी। और के इक्विलिब्रियम जब भी पूछेगा मतलब क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट डिस्चार्जिंग की बात हो रही है, मतलब ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक बार इस लेक्चर को फिर से ध्यान से देख ले, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसको देख ले एक बार। और इस सेल में हमने ये देखा है कि सेल डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम सेल के अंदर आ जाता है। तो ये कहलाती इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।